इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आचार्य जी, क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? बिल्कुल नेहा जी, INS 24/7 के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म या YouTube चैनल पे हमको देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग की। तो आज 13 अप्रैल 2023 का दिन है, दिन गुरुवार का है। वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, आज अष्टमी तिथि है। विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा। आज की जो ग्रह स्थितियां हैं कुछ इस प्रकार से बनती हैं। देखिए, इस समय सूर्य जो है वो मीन राशि में है। कल से सूर्य का गोचर होने जा रहा है मेष राशि में। तो ग्रहण योग और सूर्य का उच्च का होना ये कल से हमारे दर्शक अनुभव करेंगे। वहीं चंद्रमा इस समय धनु राशि में है। आज दोपहर लगभग 2 बजे से चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण से। इस समय मंगल जो है वो मिथुन राशि में चल रहे हैं। बुध मेष राशि में है। राहु, सूर्य और बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। वहीं गुरु ग्रह अपनी स्वराशिस्थ यानी मीन राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ में है। शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान है। वहीं राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग जी। ज्योतिष आचार्य जी, आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। आज का विषय है मेष राशि में जो ग्रहण योग बन रहा है उसका क्या फल होगा, उसका क्या असर होगा, आचार्य जी से विस्तार में समझते हैं जी। बिल्कुल नेहा जी, देखिए राशि परिवर्तन होते हैं और खासतौर से सूर्य साल भर में एक बार राहु के साथ युति जरूर बनाता है। ये ऐसा नहीं कि एक ही बार बन रहा है, हर साल बनता है, परंतु इस बार इसका बनना बेहद खास है। ये बन रहा है मेष राशि में जब सूर्य अपनी उच्चतम अवस्था में होता है। देखिए, पिछले 18 महीने से राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। अब चूंकि राहु का ट्रांजिट 30 सितंबर को वो चले जाएंगे मेष राशि छोड़ के, क्योंकि वो हमेशा वक्री गति से चलते हैं और वो चले जाएंगे मीन राशि। लेकिन खासतौर से मेष राशि में राहु का सूर्य के साथ युति, क्योंकि ये युति कल से बनने वाली है। कल सुबह प्रातः काल के बाद सूर्य जो है वो प्रवेश करेंगे मेष राशि में। राहु पहले से ही विद्यमान है और सूर्य के एक और अधिमित्र यानी बुध भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि एक प्रकार से 2 योग बनने जा रहे हैं। एक तो सूर्य और बुध का जो युति है वो बुधादित्य योग बनाएगी। मेष राशि में बुधादित्य योग को सबसे शानदार माना जाता है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन राहु जिसका मूल काम है ग्रहण होना, और आप देखिए कि जब सूर्य 22 तारीख को लगभग 4 से 5 डिग्री के आसपास के वो हो जाएंगे, तब ये ग्रहण बनना शुरू होगा। क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि राहु की जो डिग्री है वो भी काफी कम होने जा रही है, क्योंकि राहु लगभग 26 से 27 डिग्री के बीच में आ जाएंगे। दोनों के बीच में यदि 12 डिग्री से ऊपर का फर्क होता है तब जाकर ये ग्रहण योग यानी कंजक्शन बनते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस ग्रहण योग का बहुत पूरा असर तो होगा नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में 22 तारीख को आपको ग्रहण भी दिखाई देगा। हम लोग ग्रहण पे एक अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ग्रहण दोष होता क्या है, इसका क्या प्रतिफल होता है, इससे क्या होने वाला है जीवन में, ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, राहु सूर्य इस समय अपनी उच्चतम राशि है मेष राशि में, यानी मंगल की राशि में उसका गोचर करना बहुत शानदार होता है। खासतौर से मेष राशि वाले जातकों के लिए, या जो भी जातक जिनकी कुंडली में सूर्य बेहद कमजोर है, यदि उच्च का सूर्य है तो जातक यदि सूर्य की थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो सूर्य नारायण उनको बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। अब लेकिन राहु का काम क्या होता है कि सूर्य की जो अच्छी शक्तियां हैं, जो उसका शुभ प्रभाव है, उसको वो एकदम समाप्त करने की ओर आगे बढ़ जाता है।
यानी सूर्य जो आपको लाभ देने वाला है वो 1 महीने तक लाभ नहीं दे पाएगा। कारण केवल राहु है। हालांकि बुध का ट्रांजिट अभी इस समय सूर्य के साथ युति आज मैंने कल से वो बुधादित्य योग बनाएगा, तो ग्रहण का उतना असर नहीं होगा। इसलिए इस ग्रहण को भी हम एक प्रकार से पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में पूरी तरह से ये दिखाई भी नहीं देगा। जहां जहां दृश्य होता है ग्रहण, वहां वहां इसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा माना जाता है। परंतु बात करते हैं एक बार पुनः ग्रहण की। यदि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में, जो भी आपकी जन्म कुंडली है, उसमें राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, तो कुंडली में स्वतः ही ग्रहण योग बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रहण योग है ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत सी बात लेकर आएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मेष राशि में लगभग 3 से 4 ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। बुध तो रहेगा ही 22 तारीख तक। गुरु जो कि आने वाले दिनों में मेष राशि में ही आने वाला है, सूर्य के साथ युति बनाएगा। राहु पहले से ही मौजूद होगा। तो आप देखेंगे इस ग्रहण योग का अपने आप में एक बड़ा फल मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण योग है तो आपको आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने जा रहा है। जी आचार्य जी, विषय पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खरगोन से प्रफुल्ल। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय के साथ पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। जन्म तारीख में बेटी के बारे में पूछना था। 15/8/2001 7:15 शाम के 7:15। जन्म स्थान खरगोन, MP। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? इनकी नौकरी वगैरह कब लगेगी, कैसे क्या लगेगी, कैसा रहेगा फ्यूचर, और इनका विवाह कब तक हो जाएगा? जी आचार्य जी। चलिए, प्रफुल्ल जी के बहुत सारे प्रश्न अपनी बिटिया को लिखिए, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। प्रफुल्ल जी, आपकी बिटिया की कुंडली है कुंभ लग्न और मिथुन राशि की। आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में बिटिया का जन्म हुआ है। आपने पूछा क्या करेगी बिटिया। देखिए, पंचम भाव में 2 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, जो कि बिटिया की एजुकेशन से जुड़ा हुआ भाव है। गुरु, चंद्रमा और शुक्र। बृहस्पति जो है वो लगभग पूरे 13 डिग्री का है, चंद्रमा पूरे 9 डिग्री का है और शुक्र 22 डिग्री का है। केवल राहु वहां पर बैठा हुआ है। देखिए, फिर हम बात कर रहे थे राहु की सूर्य के साथ युति की, लेकिन राहु यहाँ पर बृहस्पति के साथ बैठ के एक अच्छा योग नहीं बनाता है। शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन शिक्षा वो अपनी पूरी करेंगे। दशम भाव में मंगल बैठा है, इसलिए सरकारी नौकरी या उच्च का पद उनको जरूर मिलेगा। विवाह के बारे में आपने प्रश्न पूछा है। सप्तम भाव में बुध अस्त होकर पड़ा हुआ है, इसलिए विवाह एक अच्छी जगह होगा। किसी व्यापारिक व्यक्ति के साथ इनका विवाह होगा प्रफुल्ल जी। तो पढ़ाई भी अच्छी है, विवाह भी ठीक है और कार्य क्षेत्र भी शुभ रहेगा। जी आचार्य जी, हम आज के विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन आज काल भैरव अष्टमी भी है। इसे किस तरीके से मनाया जाना चाहिए? क्या कुछ विशेष आज का दिन का महत्व रहता है? देखिए, काल भैरव माने भैरव की वो स्थिति जो कि काल के समान है, यानी काल से भी परे है। काल भैरव को एक प्रकार से भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। काल भैरव एक प्रकार से भगवान शिव के सेनापति भी हैं। लेकिन काल भैरव जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है, बहुत सारे लोग जो कि साधना करते हैं, पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। देवी की आराधना में काल भैरव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर देवी का अपना एक भैरव होते हैं और हर देवी के अपने एक हनुमान होते हैं। किसी दिन मैं हमारे दर्शकों की इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। लेकिन आप देखिए कि काल भैरव जो कि कोतवाल है, भगवान शिव के सेनापति हैं, उनका मूल काम होता है हमारी रक्षा करना। काल भैरव जैसे हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो चिरायु है, वैसे ही काल भैरव है। वो भी इस समय इस ब्रह्मांड में विराजमान है। तो आज यदि आप उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लेते हैं तो आप अकाल मृत्यु से बचेंगे। काल के ग्रास को नहीं आपको ग्रस सकेगा। आप अपने जीवन में जो खुशियां हैं, उन सारी खुशियों को आप बहुत आसानी से ले पाएंगे। क्या करें?
देखिए, काल भैरव की पूजा घर में नहीं होती है, इसलिए आपके शहर में या जहाँ पर भी कोई स्थान हो, आज वहाँ पर ज़रूर जाइए। यदि आप उज्जैन के आस-पास निवास करते हैं, तो वहाँ काल भैरव का बहुत सुंदर मंदिर है। लेकिन अमूमन हर शहर में काल भैरव का मंदिर होता है। काल भैरव सेनापति हैं, उनको जो चढ़ता है वो उनका भोग अलग होता है। उनको नमकीन का भोग लगता है, उनको मदिरा का भोग लगता है, उनको जो चढ़ाया जाता है अभक्ष, चूँकि यहाँ हिंदुस्तान में लोग नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन जो तंत्र साधना करते हैं वो मांस, मदिरा इत्यादि का भोग लगाते हैं। लेकिन आप साधारण रूप में काल भैरव को एक नारियल आज अवश्य चढ़ाइए। नारियल को तोड़िएगा ज़रूर, क्योंकि नारियल की आपको एक प्रकार से बलि देनी है। बलिदान उनके सामने, भैरव के सामने बलिदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप नारियल को उसके ऊपर सिंदूर लगाइए, उसको आप उनके सम्मुख तोड़िए, 2 टुकड़ों में करके उनके सम्मुख रख के आइए। यदि आप मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो मदिरा की एक बोतल ले जाइए, और ये सारी पूजा शाम के समय की जाती है, इतना ज़रूर ध्यान रखिए। यदि आप बनारस में हैं, तो बनारस में बनारस के कोतवाल हैं काल भैरव, वहाँ पे पूजा हो जाती है। हर शहर में कोई ना कोई मंदिर अवश्य होता है। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब आप पूजा करिए। काल भैरव की पूजा करने का बहुत प्रतिफल है। अकाल मृत्यु से बचाते हैं। आपके जीवन में आने वाली जो परेशानियाँ हैं, उन सारी परेशानियों से वो आपको निजात दिलाने का काम करते हैं। भगवान शिव के साथ हमेशा होते हैं, देवी के साथ हमेशा काल भैरव चलते हैं। आप कर लीजिए, भैरव आपकी पूजा करेंगे। अलग-अलग भैरव के स्वरूप हैं, बटुक भैरव है, विक्रांत भैरव हैं, बहुत सारे भैरव हैं। भैरव का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, उसका आप यदि आज जाप कर सके तो ज़रूर करिए। ओम बम बटुकाय नमः। बटुक भैरव यानी छोटे से भैरव हैं बाल स्वरूप के, उनकी पूजा करेंगे तो ज़रूर लाभ मिलेगा। साथ जुड़ रही हैं जालंधर से कनिका। कनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आचार्य जी से? अपने जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। और थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए मैम। हाँ जी, 24 जुलाई 1984, 1984 जी। आगे 1:47 PM गाजियाबाद। 1:47 PM गाजियाबाद जी। क्या सवाल है आपका? इसका शादी नहीं हो रही है, कहाँ पर लड़का मिलेगा, कब मिलेगा? बहुत परेशान है लड़का बाहर जी। जी, गाजियाबाद की जो दर्शक हैं वो अपने बेटी या संतान के विवाह को लेकर कोई प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि आवाज बहुत साफ-साफ सुनाई नहीं दी मुझे। जी जी। लेकिन मैं कनिका जी की जो संतान है उनकी कुंडली, वो बिटिया है या बेटा, मैं ये नहीं सुन पाया। लेकिन जो संतान है उनकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है, वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। देखिए, कुंडली में विवाह का जो कारक है वो है मंगल। मंगल और शनि की युति कुंडली के 12वें भाव यानी 12th हाउस में है। सप्तम भाव में राहु और चंद्र का ग्रहण योग बना हुआ है। देखिए, हम आज बात भी ग्रहण योग की कर रहे थे। केतु सामने से देख रहा है। वर्तमान में जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति में केतु चल रहा है। देखिए, इनके विवाह के योग जो बनेंगे वो 13 मार्च 2024 के बाद बनेंगे कनिका जी। अभी विवाह हो पाना ठीक भी नहीं है। दूसरा, इस समय वृषभ राशि है इनकी। राशि से गुरु के 12वें भाव में जब होता है तब जातक को विवाह करने से बचना चाहिए, यानी विवाह संबंधी कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो यदि आप अभी ना करें और अगले साल मार्च के बाद आप प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। लेकिन मैं इतनी सलाह जरूर दूंगा आपको कि आप जो है इनका विवाह किसी मांगलिक बच्चे से जरूर कराइए। और एक बात की मैं श्योरिटी देता हूं आपको चैनल के माध्यम से कि जैसे ही गुरु का प्रवेश वृषभ राशि में होगा तो वो अप्रैल माह में, अप्रैल 2024 से, लेकिन बिटिया की कुंडली में मार्च 2024 से विवाह का योग बनना शुरू हो रहा है। चूंकि बृहस्पति में जो अंतरदशा चल रही है वो शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ होगी। बृहस्पति और शुक्र बिटिया के ऊपर 2 साल तक बने रहेंगे, तो एक अच्छा योग्य वर उनको जरूर प्राप्त होगा। लेकिन मंगल ग्रह का उपाय जरूर कीजिएगा।
जी आचार्य जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं इंदौर से। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी। 16/4/2004। जन्म तिथि 16/4/2004। 16/4/2004। जन्म स्थान इंदौर। इंदौर। और जन्म समय 12:10 सुबह दोपहर के। दोपहर के। जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? इनकी नौकरी वगैरह और विवाह, नौकरी क्या कौन सरकारी लगेगी, क्या होगा, और इनका विवाह कब तक हो जाएगा, कैसा रहेगा इनका फ्यूचर, जी क्या पहनना चाहिए? जी आचार्य जी। देखिए, पीयूष जी अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। कुंडली ऐसी बनती है पीयूष जी, आपके बेटे की कर्क लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। उच्च का सूर्य है। देखिए, जब आपके बेटे का जन्म हुआ होगा तब उच्च का सूर्य है, और राहु सूर्य के साथ बैठा था। हमारा आज का विषय भी यही था, राहु और सूर्य का ग्रहण योग। आपके बेटे की जन्म कुंडली में राहु, सूर्य और बुध तीनों एक साथ बैठे हैं। जो कल ग्रह स्थिति बनेगी वही ग्रह स्थिति उस समय की थी जब आपके बेटे का जन्म हुआ था। तो ग्रहण योग बहुत जबरदस्त है, लेकिन उच्च का सूर्य है, इसलिए जातक को उच्च का काम जरूर दिलाएगा। विवाह जब भी होगा तो अच्छे घर में होगा, चूंकि उस भाव का ग्रह स्वामी ग्रह शनि मिथुन राशि में बैठा हुआ है। शिक्षा दीक्षा भी बेहतर होना चाहिए, चूंकि मंगल जो कि उस भाव का स्वामी ग्रह है वो बैठा हुआ है एकादश भाव में। तो विवाह भी ठीक होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में जीवन भर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, चूंकि ग्रहण योग है। मिलेगा उच्च का, लेकिन बहुत परेशानी के साथ मिलेगा, और परेशानी भी पीयूष जी काफी होगी। जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एकता अहमदाबाद से। एकता जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार एकता जी। पंडित जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो मेरे बेटे की शादी का आपको पता है, कहीं बात चल रही है, वो बनेगी या नहीं बनेगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, बॉम्बे, और शाम को 6:15 बजे। और दूसरा सवाल मेरा है पंडित जी, मैं पिछले 5 महीनों से अपनी सेहत को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा सीधा ऐसा कहते हैं फ्रोजन शोल्डर है, और राइट लेग बहुत तकलीफ होती है, लोअर लेग में। तो ठीक, मैं कई जगह जा चुकी हूँ, डॉक्टर को दिखा चुकी, MRI करा चुकी हूँ, तो क्या कारण है? चलिए, पहले आपके बेटे साहब की कुंडली का मैं बता देता हूँ। आप वाकई में बहुत परेशान है और काफी सालों से दिक्कत चल रही है। मैंने आपको बहुत विनम्रता से कहा था एकता जी कि आपके बेटे का विवाह इस बार जरूर होगा, क्योंकि 22 अप्रैल से जो गुरु है वो बेटे की राशि से पराक्रम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है, जहां भी विवाह के लिए आप आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मैंने बहुत पहले भी कहा था, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, एक पन्ना जरूर आप अपने बेटे को पहना के रखिए सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एकता जी, उससे आपके बेटे को बहुत लाभ मिलेगा। जहां तक सवाल है आपको जो हड्डियों और हड्डियों से जुड़ी हुई जो परेशानी है वो शनि के कारण है। शनि का उपाय कर लीजिए। मैं आपको साधारण ही बता देता हूं कि आप एक नीलम पहन लीजिए 10 से 12 रत्ती का। नीलम पहनेगी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, तो मुझे लगता है कि नीलम पहनने से एकता जी आपको जरूर लाभ होगा। कारण सबसे बड़ा शनि आपको तंग कर रहा है और थोड़ा लंबे समय तक तंग करेगा, तो एक अच्छा नीलम जरूर पहनिए। मुझे लगता है कि इससे आपको लाभ जरूर होना चाहिए। जी आचार्य जी, बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का राशिफल? बिल्कुल नेहा जी, और एक एक करके 12 राशियों का राशिफल मैं दोहरा देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। आज दोपहर के बाद से चंद्रमा और भी बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो मन शांत होगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आपको भरपूर तरीके से सफलता मिलेगी। सलाह यही है, दोपहर बात करें। आज प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में भी लाभ की स्थिति जरूर रहेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी बढ़िया है, दोपहर बाद और अनुकूलता की ओर अग्रसर होंगे। कामकाज की स्थिति मजबूत रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद खास है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय
आज दोपहर तक ही आपके पक्ष में। देखिए चंद्रमा आज दोपहर तक धनु राशि में रहेगा, फिर मकर में पहुंचेगा, वैसे ही आप परेशान होंगे। तो जितने आवश्यक काम है दोपहर तक आप अवश्य संपन्न कर लें। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, मन शांत रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है और दोपहर के बाद से आने वाले 2.5 दिन और भी बेहतर रहेंगे, तो इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। तो इस सप्ताह में अपने आवश्यक कार्यों को निपटाइए, धन से जुड़े हुए कार्य आसानी से संपन्न होंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर के बाद से बेहतर होने जा रहा है। सिंह राशि वाले जातक आज दोपहर के बाद बहुत आनंद का अनुभव करेंगे। चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा, पंचम भाव से निकलेगा। सेहत सुधरेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, मन शांत रहेगा। जो भी काम करेंगे उसमें लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अगली राशि यानी कन्या की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों का समय दोपहर के बाद से सामान्य होने जा रहा है। दोपहर तक चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा, थोड़ा सा तनाव देगा, लेकिन दोपहर बाद से समय एकदम आपके पक्ष में आ जाएगा। तो जितने भी आवश्यक काम है दोपहर बाद करें और आने वाले 5 दिन कन्या राशि वाले जातकों आपके लिए बहुत शानदार हैं। तो वीकेंड भी अच्छा मनाइए और शुरुआत भी सोमवार से बढ़िया कीजिएगा। अगली राशि यानी तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले जातकों की समय की अनुकूलता आज पूरे दिन भर आपके पक्ष में बनी रहेगी। कामकाज अनुकूलता से भरा रहेगा, मन शांत रहेगा। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय दोपहर बाद से थोड़ा सा और बेहतर हो रहा है। सुबह चूंकि प्रातः काल चंद्रमा द्वितीय भाव यानी धनु राशि में था, दोपहर बाद वो मकर में प्रवेश करेगा, तो दोपहर तक शांत रहकर अपने सारे कार्यों को तेजी से संपन्न कर ले। अगली राशि की बात करते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है क्योंकि सुबह प्रातः काल से चंद्रमा का असर दिन भर आपकी राशि पर बना रहेगा। जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं शाम तक अवश्य कर लें, मन शांत बना रहेगा। अगली राशि यानी मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले जातकों की कुंडली धूप छांव जैसी बनी हुई है। सुबह थोड़ी सी धूप रहेगी, लेकिन दोपहर बाद से ही छांव आना शुरू हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि सुबह प्रातः काल चंद्रमा धनु राशि में होगा, जिसके चलते मन थोड़ा परेशान रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से चंद्रमा जैसे ही आपकी राशि यानी मकर में प्रवेश करेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, कामकाज में रुचि बढ़ जाएगी और आने वाले 2.5 दिन मकर राशि वाले जातकों आपके लिए बहुत शानदार बने हुए हैं। अगली राशि यानी कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के सितारे आज दिन भर आपकी भरपूर सहायता करेंगे। चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में, जिसके चलते मन शांत रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आज आप जो भी काम करेंगे शासन और धन से जुड़े हुए वो बहुत आसानी से संपन्न होंगे। तो जरूरी कामकाज को बहुत तेजी से संपन्न करें तो बहुत बेहतर होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। चंद्रमा दिन भर भरपूर सहायता करने जा रहा है, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। जितने आवश्यक काम हैं आने वाले 2-2.5 दिनों में तेजी से अवश्य कर लीजिए। जी अच्छा जी, जिस तरीके से आपने राशियां बताई, बेहतर लोगों का दिन बीतने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जातकों को उनके दिन के बारे में बताने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।